लेकिन मैं साथ में आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पार्टी के लिए भी कई बार पार्टियों में भी बंदे को, जो नेता होते हैं उनको ये लगता है कि हम जो फैसला कर रहे हैं सारा ठीक कर रहे हैं। इसलिए जनता को भी बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए। जनता को भी, जो मेरे आप समर्थकों की बात कर रहे हैं वो भी क्यों हमेशा इतने उत्साहित रहते हैं, उनको लगता है कि राजीव कत्याल पलवल के विकास के लिए पढ़ा लिखा लड़का है, इसके पिताजी ने बहुत ईमानदारी से पलवल की सेवा की है। उनको ये लगता है कि पलवल के विकास के लिए राजीव कत्याल ही एक उपयुक्त प्रत्याशी हो सकता है। इसीलिए वो हमेशा मेरे को कहते हैं अपनी भावनाओं से ओतप्रोत होकर कि आपने चुनाव लड़ना है जिससे आप पलवल के विकास को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मैं इसमें जनता को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरे पलवल की पूजनीय जनता, मेरे क्षेत्र की जनता जो मुझे आज सुन रही है, मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, ना मैं आपसे आगे कभी कुछ मांगूंगा, लेकिन आपके बीच एक आवाज बनकर हमेशा चलता रहूंगा। आपको लगे कि राजीव कत्याल इस लायक है, अपने पिता का उत्तराधिकारी, जो इतनी ईमानदारी से उन्होंने पलवल की सेवा की, पलवल को हरियाणा के मानचित्र पर एक ईमानदार व्यक्तित्व के जो नेता था उसकी पहचान देने में जो राजीव कत्याल के पिता ने जो एक भूमिका निभाई, क्या राजीव कत्याल भी उस पर आगे जा सकता है? और क्या आपके हितों के लिए राजीव कत्याल संघर्ष कर सकता है? तो मेरे को आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो मैं तो ऐसे ही पलवल के लिए संघर्ष करता रहूंगा और सेवा करता रहूंगा। मुझे कोई गुरेज नहीं है, मेरे को अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और जहां तक बात आपने बोली कि आज़ाद लड़ने की या टिकट पर लड़ने की, लड़ना जरूरी है, आज़ाद या टिकट जरूरी नहीं होती है। मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि जनता को भी अगर लगता है राजीव कत्याल में समर्थन है तो इतना पार्टी को भी मजबूत करती है। भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखता हूं। इसीलिए आपको कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज आज भी नहीं है। किसी व्यक्ति की कार्यशैली से नाराज हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। तो पार्टी को इतना मजबूर कर दें, हर जगह एक आवाज पैदा कर दें कि जहां पर भी कोई जाए, पार्टी का कोई भी सर्वे हो तो सब ये बोलें कि भैया राजीव कत्याल को टिकट देते हैं तो हमारे क्षेत्र का भला होता है। और पार्टी भी मजबूर होकर मेरे पे अगर अपना विश्वास जताएगी तो मैं जनता की सेवा करने में पीछे नहीं रहूंगा। लेकिन अगर मेरे पे सेवा पार्टी विश्वास नहीं भी जताती है तो भी मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा बीच रहूंगा। अभी आपने देखा बुटानी जी, कुछ लोग आपसे पहले भी आए, हमसे तो उन्होंने जो काम के लिए बोला, चाहे वो धारू हेड़ा का काम था, हमने धारू हेड़ा भी एसएचओ को फोन किया, तभी एसएचओ साहब ने उनको कहा कल हमसे आकर मिलें, जो उनकी मदद हो सकती है वो मदद करेंगे। चाहे उसके लिए थोड़ी देर पहले, आप जब पहले मेरे को मिले वहां पर रास्ते में, फिरोजपुर से एक आदमी आए, फिरोजपुर से आकर उन्होंने ट्रांसफर के लिए बोला कि जी हमारा सर्व शिक्षा विभाग में मेरी पत्नी नौकरी करती हैं और वो नगीना में नौकरी करती हैं, उनका अगर कहीं पलवल हो सकता है तो अच्छा। हमने उनके लिए चंडीगढ़ फ़ोन करा, उन्होंने बोला बिल्कुल इसकी व्हाट्सअप कर दीजिए, इसकी जो वो है क्या कहते हैं, जो डिटेल्स हैं उसमें हम कार्रवाई करते हैं। हम तो जैसे सेवा कर सकते थे पहले वैसे ही अब भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ताकत ज़्यादा होगी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं पलवल की सेवा करने में, पलवल को आगे ले जाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रयासरत रहूंगा। आपके जवाब ने एक सवाल और पैदा खड़ा कर दिया है। आपने कहा कि पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, प्रोफेसर सुभाष कत्याल, उन्होंने हरियाणा में पहचान दिलाई पलवल की। आपके पापा के मित्र हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, उनका कहना है कि हरियाणा में पलवल की पहचान उन्होंने दिलाई। हमने मुख्यमंत्रियों को भी झुकाया है, मुख्यमंत्री को बदलवाया भी है, और मुख्यमंत्री के अंदर इतनी ताकत नहीं होती थी कि पलवल के हितों की अनदेखी कर सके। देखिए, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि मैं अब इसका जवाब दूंगा तो बहुत से लोगों को परेशानी भी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, सही बात बोलने में किसी को परेशानी होती है तो परेशानी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो करण दलाल जी मेरे लिए बहुत आदरणीय है, मेरे आपने बोला पिताजी के मित्र हैं, ये अलग बात है कि ठीक है उनकी राजनीतिक पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे से उम्र में बड़े हैं और बड़े मंझे हुए नेता भी हैं। लेकिन जहाँ तक बात आपने करी कि उन्होंने पलवल को पहचान दिलाई, पलवल को पहचान उन्होंने दिलाई। 25 साल तक वो पलवल के एमएलए रहे, 5 बार वो इलेक्शन जीते, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ एक 5 बार कोई एमएलए बन जाए तो पहचान उस क्षेत्र गिना जाता है कि अमुक व्यक्ति 5 बार एमएलए रहा। लेकिन पहचान दिलाने का मैं जब मानता कि जब वो 5 बार जब वो एमएलए रहे, पलवल में कोई यूनिवर्सिटी बनाई होती, उन्होंने इतने दमदार नेता होते जो कहते कि पलवल का चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन पलवल का चीफ मिनिस्टर 5 बार एमएलए बनने के बाद भी आज भी वो कभी भी ये नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी में मैं अगर रहा तो मैं चीफ मिनिस्टर के लिए मैं भी प्रत्याशी हूं। आपको याद है, आप तो पुराने टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी बचपन से जब बड़ा हो रहा था मैं भी उनकी करण दलाल जी की बातें सुनकर बड़ा हुआ कि आज इलाके का टाइम आ गया है कि अब जो इलाके का मुख्यमंत्री होगा वो दक्षिण हरियाणा से और हमारे पलवल से होगा। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती थी तो इनको मंत्री तक का पद नहीं दिया गया।
इनके रिश्तेदार मुख्यमंत्री बने तब भी इनको मंत्री पद नहीं मिला। तो मैं कहना चाहता हूँ, तो हार गए थे ना वो। नहीं हार गए थे, लेकिन दूसरी बार सरकार बनी, 2 बार सरकार बनी। पहली बार तो रिश्तेदारी जुड़ी थी, अगली बार दावेदारी कह लें, लेकिन ये तो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार थे हमारे आदरणीय करण दलाल जी। तो मुख्यमंत्री के जो इतने सशक्त दावेदार थे, आज आपने बताया कि प्रेरणा काल्डा जी को वो ज्वाइन कराया। मैं देख रहा था कि माननीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिनके सामने उन्होंने जाकर उनको ज्वाइन कराया, और उसके नीचे लिखा हुआ था कि पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के होने वाले भावी मुख्यमंत्री। तो आज भी वो कभी ये नहीं कह पाते कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं बनने का। तो जो इतना कद्दावर नेता 5 बार, जिसे हमारे इलाके की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, क्या उनको ये भी कहना नहीं बनता कि वो ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार? तो वो जो ये अनर्गल बातें करते हैं कि मैंने पलवल को पहचान दिलाई, ये जनता को झूठ बोलने की राजनीति वो 25 साल से करते आ रहे हैं। उसी का परिणाम था जो पिछली बार इतनी भारी बहुमत से हारे, और कोई कारण नहीं था। आपको मैं बताना चाहूँगा, पलवल में कोई अलग लहर आ गई थी जब पूरा हरियाणा में 47 से सीटें कम होकर 40 हो गई भारतीय जनता पार्टी की। क्यों ऐसा हुआ कि पलवल में यहाँ पर हार, जो पिछली बार 5000 वोट से वो जीते थे, 30,000 वोट से हारे, ऐसा क्या हो गया था? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने जनता को, हमारे युवाओं को जो स्वप्न दिखाए ना आंखों पर झूठे, ये उन युवाओं का जो आज मन से आह निकलती है, आज उन आहों का परिणाम है जो आज इतनी बुरी हार उन्होंने झेलनी पड़ी थी उनको। और उसके अलावा जो इलाके को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इलाके में हम बिजली की कहीं चोरी होती थी तो हम कह देते थे चोरी होने दो। मैंने उनका भाषण सुना, आपके चैनल पे सुना मैंने, कि उन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि कहीं जाकर छापे मार लें। भैया मैं तो ये कहता हूँ, इतने अगर दबंग नेता हमारे यहाँ हैं तो बिजली पंजाब में फ्री कर दी थी, कम यूनिट 300 यूनिट कितनी पंजाब में फ्री कर रखी है, दिल्ली में केजरीवाल ने कर रखी है। तो ये कांग्रेस में ये कर देते, ये सिखाने की बजाय कि अधिकारी अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है तो उसके छापा ना मारे, उससे अच्छा है तो बिजली फ्री कर देते। तो गलत, ये हमेशा ही इन्होंने गलत प्रदर्शन किया है हमारे युवाओं का। इससे कभी भी क्षेत्र का भला नहीं होता है। जो पलवल में काम होने चाहिए थे, मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए थे, क्या इन्होंने सोचा आज तक कभी कि कोई पलवल में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था? पलवल में यूनिवर्सिटी की मैंने बात करी, कभी सोचा? आज पलवल में जो सड़कों का जाल जो आज बिछ रहा है, मैं मानता हूं पलवल की सड़कें फिलहाल अभी हालत ठीक नहीं है, लेकिन जो केजीपी, केएमपी और जो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, और जो ये हमारी यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी खुली, यहाँ पर नवोदय विद्यालय खुले, जो काम आज हो रहे हैं, ये इनको भी तो पहले कभी सोचना चाहिए था। 25 साल बहुत बड़ा अवसर होता है। कहने के लिए इनके पास एक बात और भी है कि मैं तो विपक्ष का एमएलए रहा, लेकिन जो इतने बहादुर एमएलए होते हैं उनके लिए विपक्ष और पक्ष मायने नहीं रखते। वो तो अपनी, जब जनता का साथ होता है तो अपनी मांगे वैसे ही मनवा लिया करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, करण दलाल जी का जो आपने बोला कि उन्होंने इलाके की पहचान करी, उन्होंने इलाके की पहचान कराई झूठे केस बनवाने में पलवल में। आज हरेंद्र राणा जी ने कल लिखा हुआ था कहीं पर किसी कमेंट में, अगर आपने पढ़ा भी हो कहीं, बिल्कुल पढ़ा है, तो उसका जवाब भी दे दिया उन्होंने। अपने मन का बयान उन्होंने दर्ज किया, जो जवाब था वो जवाब भी सुना मैंने। मैं जवाब चाहता हूँ, करण दलाल जी जवाब दें इसका। करण दलाल ने ही जवाब दिया है। अच्छा, फिर मैंने उनका जवाब नहीं सुना तो उनका सुन लीजिए। आपने हरिंदर पाल की पोस्ट का उल्लेख किया है इस इंटरव्यू में। करण सिंह दलाल से हमने सवाल किया था कि हमने कहा कि आपके शासनकाल में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे, तो उनका ये जवाब था कि उनके टाइम में कभी भी बदले की भावना से काम नहीं हुए। हमेशा जो शरीफ लोगों पर जुल्म करते थे उनके खिलाफ भले ही मुकदमे हुए हैं, 323 नहीं 626 भी होंगे, लेकिन शरीफ लोगों को जो तंग करेंगे बदमाश, अगर सरकार आएगी तो उनकी जगह जेल होगी या पलवल से बाहर। आपके ऊपर जब का आरोप लगाया गया, 25 साल राजनीति में करण सिंह दलाल ने किया गया है। दूसरा, उनके राज में आतंक का राज था, क्रिमिनल मुकदमे दर्ज होते थे, 323 मुकदमे दर्ज होते हैं। क्या कहें? देखिए, भाजपा ने जो ये झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप ये पिछले बहुत दिनों से लगा रहे हैं। झूठे मुकदमे दर्ज होने का तो सिलसिला भाजपा के राज से चला हुआ है। हमारे समय में जो गुनहगार लोग होते थे, जो गुंडे होते थे, बदमाश होते थे, जो शरीफ आदमियों के लिए नासूर बनते थे, जो दुकानदारों को डराते थे या शरीफ लोगों को डराते थे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को कहते थे, हम आगे भी कहेंगे। उसमें मुकदमे 323 दर्ज हो या 626, उससे हमें क्या लेना देना। हमने किसी शरीफ आदमी के खिलाफ
कोई कार्रवाई की हो तो बताओ। लेकिन अगर गुंडे बदमाश या जो बदनाम लोग हैं वो शरीफ लोगों का जीना हराम कर दें, आज पलवल की क्या हालत है। फिर मैंने उनका जवाब नहीं सुना। मैं फिर आपके बीच और जनता के बीच एक सवाल छोड़ देता हूं इस बात पे। करण दलाल जी ने कहा कि शरीफ आदमियों पर मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। मेरे पिताजी का नाम सुभाष कत्याल है और मुझे ऐसे प्रतीत होता है पलवल की जनता में, मैं भी कहीं भी जाता हूं तो हर कोई कहते हैं कि शरीफ व्यक्ति है जिसने कभी अपनी स्वार्थवश राजनीति भी नहीं करी। मेरे पिताजी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। मैं नहीं कहता किसने दर्ज कराया था, इनमें करण दलाल जी की कोई भूमिका थी कि नहीं थी, लेकिन ये एक हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और शराब बेचने का मुकदमा दर्ज कराया गया। वो जो मुकदमा दर्ज हुआ था ना आपके पास, वो सूमो के ऊपर हुआ था। सूमो आपके पिता के नाम से नहीं, सुनो, हाँ, पिता के नाम सूमो थी, सावल सिंह थे SHO, उन्होंने दर्ज किया था। देखिए, दर्ज तो हमेशा पुलिस अधिकारी करते हैं, नेता के पास कभी FIR करने की ताकत नहीं होती है किसी के भी। लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या काम चलता है, ये बात भूटानी जी, ये क्वेश्चन ही आज ना चल रहा होता यहाँ पर कि उस राज्य में मुकदमे दर्ज होते थे कि नहीं होते थे। ये सारे कोइंसिडेंस क्या उसी सरकार में होते थे और किसी सरकार में ऐसे कोइंसिडेंस क्यों नहीं होते। अगर मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम करा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का काम भी तो सरकार का ही होता है। इसका मतलब ये थोड़ी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दें। शराब बेचता था ये मुकदमा, ये व्यक्ति, अगर वो ऐसी बात होती तो 20,000 लोग, 15,000 लोग जो पंचायतें इकट्ठी कर देते थे और जो पूरे पलवल से लेके होडल तक के सारे नेता उसमें इकट्ठे होकर आकर शराफत का और क्लीन चिट देकर जाते थे, क्या हमारे माननीय करण सिंह दलाल जी को सिर्फ पता नहीं लगता था कि शरीफ व्यक्ति कौन है और कौन बदमाश है यहाँ पर। पिता श्री सुभाष कत्याल को पूर्व विधायक सुभाष चौधरी छुड़ा के ले आए थे थाने में से, याद है? खाली सुभाष चौधरी जी नहीं, बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। बोल रहा हूँ 10,000 आदमी थे, 15,000 आदमी थे उस पंचायत में। जब आरोप तो करण दलाल के ऊपर लगा रहे हो ना आप, वो तो एक मुकदमा वैसा दर्ज हुआ था जो शराब तस्करी का। करण दलाल जी पर नहीं लगा रहा। पहली बात मैं बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर रहा हूं, मैंने बोला उस शासन काल में ये काम होता था। अब वो कौन करता था नहीं करता था ये जनता जानती है अच्छे से, मैं तो किसी पे आरोप नहीं लगा रहा। मैं तो आपको इतना बोला उस काल में झूठे मुकदमे दर्ज हुआ करते थे। उसके बाद वो मुकदमे क्यों खत्म हो गए? उसके बाद वही सावल सिंह जी जिन्होंने मुकदमे दर्ज करे, बाद में आकर उन्होंने हमें बोला मेरे पे बड़ा दबाव था ये मुकदमा दर्ज करने के लिए। मैंने आज तक पहले कभी ये बात नहीं बोली, चैनल के माध्यम पे आज पहली बार बोल रहा हूँ ये बात। सैनी जी DSP, अशोक सैनी उस समय DSP हुआ करते थे, सैनी साहब थे यहाँ पर, वो जो हमारे घर पे मेरे पिताजी को लेने आए रात को यहाँ से, वो सैनी साहब खुद यहाँ पर बैठ के कह रहे थे आज मेरे से गौ हत्या कराने का काम किया जा रहा है। मैं क्या बात बताऊं आपको, मैं तो छोटा था, मैंने तो अपने दिल पर झेली हुई है सारी बात। ये तो राजनीतिक पूरी की पूरी हत्या कर देना चाहते थे उस समय के जो यहाँ के अधिकारी थे या यहाँ के नेता थे, लेकिन ये परमात्मा बचाने वाला होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जो किसी के लिए खड्डे खोदता है उसके लिए खड्डे आगे आते हैं। आदमी को राजनीति में भी बड़ी सभ्यता से काम करना चाहिए, अपनी लकीर इतनी लंबी खींच देनी चाहिए कि आपके विकास के कार्य इतने लंबे होने चाहिए कि दूसरे के कार्य अपने आप गौण दिखने चाहिए। आपको ये बोलने से काम नहीं चलता कि मैं इलाके की पहचान कराया करता था, हमारे इलाके की पहचान मेरे से हुआ करती थी। आप जनता ये बात बोले तब अच्छा लगता है, ये बात खुद के मुंह से बोलने से तो खुद मुंह मियाँ मिट्ठू कहा जाता है। ये तो हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल, युवा तुर्क हैं भारतीय जनता पार्टी के और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। जाहिर है उनके पास हर सवाल का जवाब भी होगा, क्योंकि अदालत में भी अपने मुवक्किल के लिए जिरह करते हैं तो कई मुद्दे उठाते भी हैं। बहरहाल आपने हमारे सवालों को सुन लिया होगा और उनके जवाबों को भी आपने सुना होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि इंटरव्यू बड़ा लंबा हो गया है। इनका कहना था लकीर लंबी खींचनी चाहिए, लेकिन इनका इंटरव्यू भी लंबा हो गया। हो सकता है हमें ये 2 या 3 पार्ट में चलाना पड़े। सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।